वेलकम टू गिस्ट्रीज। आज हम Ryzen 5 Pro 4650G का ऑनलाइन रिव्यू करने वाले हैं और ये देखेंगे इसकी स्पेक्स को कहाँ से अभी बाय करें। और ये इंडिया में रिलीज़ होने के पहले ही, रिलीज डेट इसकी 8 अक्टूबर है, बट उसकी रिलीज डेट के पहले ही इंडिया में अवेलेबल हो चुका है। आप इसे ऑनलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। हम ये भी देखेंगे ऑनलाइन मार्केट से कहाँ खरीदें और ये किस किस प्रोसेसर को बीट कर सकता है, किस किस GPU को बीट कर सकता है और ये सच में वर्थ इट है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस जो आए हैं वो ये है कि 6 कोर्स 12 थ्रेड्स के साथ है। मतलब इसमें हमें 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। बड़े आसानी से हम इसमें कोई भी मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें हम गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। इसमें हमें कुछ GPU कोर 7 मिलते हैं जो कि Vega LF7 है, जो कि सही नहीं है। हमारे Ryzen 5 3400G में ही Vega 11 कोर्स के साथ देखने को मिलता है। अगर इसमें Vega 11 मिलता हमें तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर निकलता है। इसकी फ्लॉप्स बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत अच्छी तगड़ी टक्कर देता बाकी सारे प्रोसेसर्स को जो अभी निकले हैं। जो अभी Ryzen 5 थर्ड जनरेशन के सारे प्रोसेसर हैं उन सबको बड़े आसानी से बीट कर देता। बट गेमिंग और मल्टी थ्रेडिंग दोनों में ही ये बीट कर देता। बट इसके पास 7 कोर्स हैं GPU के, जिस वजह से ये अच्छे से इसे बीट नहीं कर पाएगा। इसमें हमें बेस क्लॉक 3.7 GHz की मिलती है और मैक्स टर्बो क्लॉक 4.2 GHz की मिलती है, जो काफ़ी सही है। अगर इसमें थोड़ी सी और बूस्ट क्लॉक होती, थोड़ी और ज़्यादा 4.4 तक, तो बिल्कुल मज़े ही बांध देता ये प्रोसेसर। बट यहाँ पे थोड़ी सी कम है, बट कुछ नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाला है Ryzen 5 3600G को भी, क्योंकि एक APU प्रोसेसर है ना कि CPU बस है। वहीं इसकी L1 कैश हमें 384 KB मिलती है, जो कि हमारे GPU के लिए यूज़ होती है। GPU में कम कैश लगती है, इसलिए L1 का यूज़ यहाँ पे GPU कोर्स के लिए है। वहीं हमारे L2 और L3 हमारे इस 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स को यूज़ होने वाली है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये प्रोसेसर अनलॉक नहीं है। इसका मतलब कि आप इसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं, बट AMD ने ऐसा पता नहीं क्यों किया। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि काफ़ी बार ओवरक्लॉकिंग से उनके प्रोसेसर डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार ये प्रोसेसर को अनलॉक नहीं दिया है। वहीं इसकी हम CMOS की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर 7 नैनोमीटर्स के यूज़ हुए हैं, जो कि काफ़ी सही है, जो उसकी पावर एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हमारे Ryzen की थर्ड जेन में भी 7 नैनोमीटर के ही ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ है। अगर ये 5 नैनोमीटर पे होता तब जाके हमें कहीं इसकी 4.4 या 4.6 GHz तक की बूस्ट फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती, बट 7 नैनोमीटर पे है, फिर भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग है। अगर हम इसकी TDP की बात करें तो इसकी TDP 65 वॉट है, जो कि काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है, काफ़ी सही, आपको कम पावर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। इसका मैक्स टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, बढ़िया है। आपको ज़्यादा इसे कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कूलिंग फैन जो इसके प्रोसेसर के डब्बे में आता है उससे भी इसका बढ़िया काम चल जाएगा। इसमें हमें लिनक्स और विंडोज़ ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे OS सपोर्ट देख ही सकते हैं। अब हम इसकी मेमोरी स्पेसिफिकेशन को देखें तो ये पहला APU है जो 32 MHz की रैम तक को बड़े सपोर्ट करता है। वहीं अगर इसके पुराने APUs को देखें, Ryzen 5 3400G वो 3000 MHz की फ्रिक्वेंसी की रैम को यूज़ करता है। अगर हम उसमें 32 MHz की फ्रिक्वेंसी की रैम यूज़ करते हैं तो वो उतने अच्छे FPS आपको नहीं निकाल के देगा। जो FPS उसको आप 3000 MHz की रैम में देंगे, और वही रैम अगर आप 3200 की MHz की रैम यूज़ करेंगे, सेम ही FPS आपको निकल के आने वाले हैं। अगर आप उसमें डुअल चैनल मेमोरी यूज़ करते हैं तो ये आपको 40 to 45% ज़्यादा FPS निकाल के देगा अगर आप इसमें डुअल चैनल मेमोरी यूज़ करते हैं, क्योंकि AMD डुअल चैनल मेमोरी में काफ़ी अच्छी स्पीड खींच के देता है। वहीं हम इसकी ग्राफिक फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसमें 1900 MHz है, जो कि पहला APU है जिसमें आपको 1900 MHz फ्रिक्वेंसी मिलती है। जो Ryzen 7 का 4th जनरेशन का APU आने वाला है अभी मार्केट में, वो आपको शायद लगभग 24 MHz की ग्राफिक फ्रिक्वेंसी निकाल के देने वाला है, जो कि AMD ने बताया है। अगर आप उसको देखेंगे तो वो तो आपके अच्छे ग्राफिक्स को बीट करने वाला है। जब वो इंडिया में अवेलेबल होगा तब हम उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी देखेंगे। हमें यहाँ पे ग्राफिक मॉड्यूल, रेडियन ग्राफिक मॉड्यूल देखने को मिलता है, और यहाँ पे इसके फ्लॉप्स नहीं दिए गए हैं, ग्राफिक्स फ्लॉप्स। अगर हम बात करें हमारे Ryzen 5 3400G की तो उसके फ्लॉप्स आपको 1.9 T फ्लॉप्स तक देखने को मिलते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसके भी लगभग आपको 1.8 से 2 पॉइंट तक आपको इसके T फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। ये प्रोसेसर आपको डेस्कटॉप के लिए यूज़ करने को मिलता है। इसके पहले कुछ जो प्रोसेसर्स थे जो बनाए गए थे, ये पहले इन प्रोसेसर्स को ऑल इन वन डेस्कटॉप्स के लिए यूज़ किया जा रहा था, बट राइजन ने अब जाके इनको
मार्केट में निकाला है और डेस्कटॉप के लिए यूज़ करने के लिए लाया है। वही हम बात करें कि इसका एक इससे छोटा, चाहे हम कह सकते हैं एक लाइट मॉडल भी है GE, जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में हम अभी बात भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ये प्रोसेसर के इसके GPUs, APUs और CPUs को बीट कर सकता है। अगर हम देखें सबसे पहले हमारे सबसे पावरफुल APU जो कि अभी तक Ryzen 5 3200G था, ये Ryzen 5 3400G को बड़ी ही आसानी से बीट कर सकता है, क्योंकि इसकी ग्राफिक फ्रिक्वेंसी भी कम है 1400 मेगाहर्ट्ज़ एंड इसके पास CPU कोर्स भी उससे कम है। लगभग आपको इसमें ऐसा कहा जाए कि 2 कोर्स तो कम ही कम है, बट थ्रेड के मामले में लगभग 4 थ्रेड कम है। तो आपको सीधी बात ये है कि आपको ये Ryzen 5 3400G से अच्छी गेमिंग और ग्राफिक एडिटिंग के परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। Ryzen 5 3400G एंड 4650G को बेंचमार्क देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखेगा कुछ FPS अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ये प्रोसेसर, क्योंकि इसके पास ग्राफिक कोर्स कम है, इसलिए बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है कि करीबन 5 से 7 या मैक्स टू मैक्स 10 FPS अच्छे निकाल के देने वाला है। बाकी मल्टी थ्रेडिंग कोर्स की वजह से ये हमें अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। अगर इसके पास Vega 11 होता तो ये बात ही ना करो, बिल्कुल ही आपको यहाँ पे लगभग 20, 25, 30 तक का FPS डिफरेंस देखने को मिल सकता था। नेक्स्ट जो हमारा जो ग्राफिक कार्ड है जिसे ये बीट कर सकता है बड़े आसानी से, वो हमारा RX 550 है, क्योंकि RX 550 की क्लॉक स्पीड 1183 मेगाहर्ट्ज़ है, जिस वजह से ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है हमें उससे। पर इसका T-फ्लॉप्स भी उससे कम है, इसका 1.2 T-फ्लॉप्स है, और हमारे 4650G का T-फ्लॉप्स लगभग 2 T-फ्लॉप्स है, जो कि हमारे Xbox One और S को बीट करता है बड़े आसानी से। इस वजह से ये हमें काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है विदाउट ग्राफिक कार्ड। वही हम बात करें Ryzen RX 560 की, तो हम देखेंगे ये हमें बूस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी इसकी अभी भी हमारे Ryzen 4650G से बहुत इंपॉर्टेंट और देखने वाली चीज़ जो है वो हमारे T-फ्लॉप्स हैं। इसके T-फ्लॉप्स 2.6 है, मतलब कि ये इतने सारे फ्लोटिंग पॉइंट्स को 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। इतने ज़्यादा ये फ्लोटिंग पॉइंट्स है कि जिस वजह से ये हमारे Ryzen 4650G को बीट करता है। अगर हम देखें तो इसके कुछ FPS 5 to 6 FPS इसके ज़्यादा निकल के आएंगे अगर हम इस ग्राफिक कार्ड का यूज़ करते हैं किसी भी 4 कोर के प्रोसेसर के साथ, तो ये हमारे Ryzen 5650G को बीट कर सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे एक प्रोसेसर जो कि Ryzen 5 3600 है, जो इसको बीट करेगा कि नहीं। लगभग दोनों के पास सेम कोर सेम थ्रेड है, मैक्स बूस्ट क्लॉक है 4.2 GHz, जो कि दोनों में सेम है। रैम सपोर्ट भी सेम ही फ्रिक्वेंसी का है, बस उसमें हमें 7 कोर्स ऑफ GPUs मिल गए हैं और इसमें हमें नहीं मिले हैं। उसका प्राइस भी ज़्यादा है। सो बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो हमें 4650G अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है गेमिंग में, अगर हम मल्टी थ्रेडिंग और परफॉर्मेंस में। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेसर वर्थ इट है कि नहीं। इंडिया में ये प्रोसेसर अभी ओनली ऑन वेदांत कंप्यूटर अवेलेबल्स है, जो कि 18,000 का है और आप इसे यहाँ से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इसके साथ हमें एक महंगा मदरबोर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारा B550 है। ये हमें लगभग 11 to 13,000 के बीच में बड़े आसानी से मिल जाता है। तो इसका बजट हमारा निकल के आता है कि अगर हम इन दोनों को अगर परचेज़ करते हैं, लगभग हमें 30 के बस मदरबोर्ड और हमारे प्रोसेसर के पड़ते हैं। वही हम कोई नॉन ग्राफिक वाला प्रोसेसर खरीदते हैं, ना कोई CPU, ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड अलग से अगर हम खरीदते हैं, हमें लगभग प्रोसेसर ही 14-15,000 का पड़ेगा और 7K का हम लोएस्ट मदरबोर्ड लेंगे जो कि B450 होगा, और एक ग्राफिक कार्ड अगर हम लेंगे जो कि 12-13,000 का पड़ेगा, जो कि हमारा बजट लगभग 34-35,000 का बन जाता है। इस हिसाब से हम देखें कि अगर ये गेमिंग निकालने वाला है, बट हमें इस वाले हिसाब से अगर हम देखें जो गेमिंग हमें ये देगा अभी, जो एक CPU GPU अगर हम अलग अलग लेंगे, उस प्राइस टू परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी निकालेगा। बट ये हमें उस प्राइस टू रेशियो में हमारा ये प्रोसेसर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नहीं देने वाला है। बट ये फिर भी एक तरह से वर्थ इट है उन लोगों के लिए जिन्हें अपने डेली के कुछ मल्टी थ्रेडिंग के काम करने हैं, मल्टी कोर्स, मल्टी सॉफ्टवेयर्स को एक साथ चलाना है, आप गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग बड़े आराम से कर जाएंगे, आपको कोई लैग इशू नहीं आएगा। अगर आप इसका थोड़ा और वेट करते हैं कि इस दिवाली तक, तो इसकी प्राइस लगभग 2 से 3,000 डाउन हो जाएगी और मदरबोर्ड की प्राइस 2 से 3,000 डाउन हो जाएगी। फिर हमें ये लगभग 26-27,000 में बजट में आ जाएगा, जो कि काफ़ी सही बात है और काफ़ी सही प्राइस टू परफॉर्मेंस निकाल देगा हमें, जो कि हम अगर अलग से एक प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड और फिर मदरबोर्ड लेते हैं, उस हिसाब से ये हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकालने वाला है और ये वर्थ इट है तब।
अगर आप बहुत हाई एंड गेमिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा FPS चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रीमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बिल्कुल आप ऐसा चाहते हैं कि आप बिल्कुल टॉप लेवल के, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। आप बढ़िया Ryzen 7 Ryzen 9 पे जाइए। अगर आपको अपने नॉर्मल वर्क्स के लिए यूजेस में करना चाहिए है तो ये बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आपका बजट लगभग 50K तक है, आपका फुल PC बिल्ड हो जाएगा 50K तक में, बढ़िया इस प्रोसेसर के साथ और इस मदरबोर्ड के साथ। दिवाली तक के रेट में जो इसमें गिरावट देखने वाली है उसमें आप इसको बिल्कुल वर्थ इट बना सकते हैं। वर्थ इट ये है, बट अभी ये प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में वर्थ इट नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कहूँगा आप Ryzen 5 3400G को ले लीजिए, वो आपको अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़िया निकाल के दे देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।